हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। आज हम एसएसटी का सबसे टिपिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आपको एक पेंटिंग दिखाई देगी, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। हम इस पेंटिंग को डिस्कस करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पेंटिंग किसने बनाई थी? इट वॉज मेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। पेंटिंग कब बनाई गई? 1848 में बनाई गई थी। कहाँ का आर्टिस्ट था? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसने दुनिया के लिए एक सपना देखा था उस समय, जो मुझे अच्छा लगा। इसने दुनिया को डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक की फॉर्म में देखा था, स्पेशली यूरोप को, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? नेशनलिज्म इन यूरोप। पेंटिंग के टॉप पर हमें जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स मिलेंगे, जो फ्रेटर्निटी का मैसेज देते हैं। दैट एब्सोल्युटली मीन्स भाईचारा। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमें मार्च करते हुए मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग ट्रेन्स। ये किस चीज़ से पता लगाएंगे? इनकी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लैग्स। लेकिन जो इनके फ्लैग्स हैं, दे ऑल आर ट्राई कलर, बिकॉज ट्राई कलर इज द सिंबल ऑफ लिबरलिज्म, दैट मीन्स फ्रीडम या आज़ादी। ये किसकी तरफ मार्च कर रहे हैं? They all are moving towards the Statue of Liberty to pay their homage. Homage exactly means श्रद्धांजलि, आदर प्रकट करना। अब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस चीज को सिंबलाइज करती हैं? डेफिनेटली आप क्या बताएंगे? लिबर्टी को। शी इज हैविंग द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड टू शो द वे टू द पीपल। एनलाइटमेंट, ज्ञान की रोशनी। And she is having the rights of man, or the charter of rights of man, in the other hand, which shows the rights of man. The country which is very close to the statue is France, and it is followed by Germany. Two countries have crossed the statue. They are USA and Switzerland, because at that time those countries were converted into the nation states. The concept that we will study on the next page. At the bottom of the painting you can see some remains. They symbolize the end of the absolutist institutions. Absolutist means एक सरकार जो बिना कॉन्स्टेंट्स के या रुकावटों के काम करती है। वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होती है, मिलिटराइज्ड होती है और रिप्रेसिव होती है। रिप्रेसिव मीन्स जो दूसरे को कुचल देती है, आप उसका विरोध करेंगे एंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड। इस पुराने समय में इस विजन को क्या कहा गया था? इसे यूटोपियन विजन का नाम दिया गया। इट मीन्स ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट कांट एग्जिस्ट। आप एक इतने अच्छे समाज की कल्पना करें जो इन रियलिटी पॉसिबल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपियन विजन बोल देते हैं। सपोज एक कल्पना करते हैं कि इंडिया से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, धार्मिक भेदभाव खत्म हो जाए, तो प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन मेरा विज़न क्या कहलाएगा? यूटोपियन विज़न। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, आप भी यूटोपियन विजन्स जरूर देखें, क्योंकि जो आज हमारी विजन्स हैं वो कल हमारी सच्चाई बनते हैं। अगर किसी ने उड़ने का विज़न नहीं देखा होता तो शायद आज हम नहीं उड़ रहे होते। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या आती है? दिस इज द पर्टिकुलर पेंट। चलिए एक बार लाइन टू लाइन बेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आफ्टर लर्निंग द पेंटिंग 1848 में बनाई फ्रेडरिक सोरियो ने। कहाँ का आर्टिस्ट था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। उसने दुनिया को कैसे इमेजिन किया? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की फॉर्म में। कितने प्रिंट्स बनाए उसने? 4 प्रिंट्स बनाए थे। कहाँ के लोगों को दिखाया गया? ये 1 मार्क्स प्रिपेयर होंगे आपकी, यूरोप एंड अमेरिका के। किस में जा रहे थे? इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग ट्रेन। किसको अपनी होमेज पे कर रहे थे? श्रद्धांजलि टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसको सिंबलाइज करती है? डेफिनेटली लिबर्टी को। इनके एक हाथ में क्या है? देयर इज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। दूसरे हाथ में क्या है? इट इज द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अर्थ पर क्या पड़े हुए थे? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, जिनकी एंडिंग को शो किया गया है। अलग अलग लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं? बाय देयर फ्लैग्स एंड बाय देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स। सबसे आगे कौन था? यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, क्योंकि उस समय वो किस में बदल चुके थे? नेशन स्टेट्स में। उसके बाद हमें कौन मिलता है? फ्रांस मिलता है।
साइड बाय साइड एब्सोल्यूटिस्ट भी समझ लीजिए, एक ऐसी सरकार जिसमें कोई भी रिस्ट्रेंट्स या रुकावटें नहीं होती है। सरकार मनाचल होती है, ये सेंट्रलाइज्ड होती है, मिलिटराइज्ड होती है और रिप्रेसिव होती है। इसका विरोध करेंगे तो सरकार आपको कुचल देगी। यूटोपियन याद है, एक ऐसा समाज जो इतना अच्छा हो कि प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ना कर सके उनसे। उसके बाद हमें कौन मिलते हैं वहाँ पर? जर्मनी मिलते हैं। और जो इनके ये तिरंगे झंडे हैं, ये किस चीज़ को शो करता है? इनकी लिबरल होप्स को शो कर देते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। उसके पीछे, जर्मनी के पीछे पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है। स्वर्ग से कौन देख रहे हैं? जीसस क्राइस्ट, सेंट्स एंड द एंजल्स। वो किस चीज़ का मैसेज दे रहे हैं? फ्रेटर्निटी का। तो यहाँ पर हमारी पूरी पेंटिंग पूरी तरह से क्या होती है? क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं हम कौन कि कैसे हमारी पूरी दुनिया में क्या बने? नेशन स्टेट्स बने। तो हम बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे? नेशन स्टेट्स को स्टडी करेंगे। नेशन स्टेट समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नेशन स्टेट क्या है? जहाँ पर उसके मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और उसके रूलर्स को क्या लगता है? उनकी कॉमन आइडेंटिटी है। जैसे हम सभी को क्या लगना चाहिए अगर हम इंडिया में रहते हैं? rather than thinking in terms of the religion, caste of the culture, we should consider all as the Indians. This is known as the common identity. इनकी हिस्ट्री या इनका ओरिजिन भी सेम हो सकता है, लेकिन ये कॉमननेस मीन्स ये समानता इनके अंदर बहुत पुराने समय में नहीं थी। ये कब आई? जब इन्होंने फोर्ज मीन्स साथ मिलकर संघर्ष किया। बहुत सारे लीडर्स ने क्या दिखाए? अपने एक्शंस दिखाए, तब उनके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हुई। जैसे जब हम अंग्रेजों के कंट्रोल में थे तब हम खुद को एक जैसा नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमने संघर्ष किया, हमारे अंदर कौन सी फीलिंग आई थी? नेशनलिज्म की। तो नेशन स्टेट एक बार दोबारा समझिए, जहाँ पर लोगों को और रूलर्स को लगता है पहली बात उनकी कॉमन आइडेंटिटी हो या उनका शेयर्ड हिस्ट्री या डिसेंट हो, लेकिन ये कॉमननेस उनमें बहुत पुराने समय में नहीं थी। एक अब आई जब उन्होंने साथ मिलकर क्या किया? बहुत सारे संघर्ष किए, आम आदमी को भी बहुत सारे बलिदान देने पड़े। इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, जैसे हमारे पास मोदी सरकार। एक सॉवरन कंट्रोल होता है। सॉवरन मीन्स जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होती है। तीन बातें आपको याद करनी है मॉडर्न स्टेट में। देयर इज ए centralized authority. The control is sovereign, means free to take the decisions, and they are having the clearly defined territory. तब ये किस में कन्वर्ट होता है? It gets converted into the nation state. तो इस पूरे चैप्टर में हम किसको डील करेंगे? नेशन स्टेट्स को डील करेंगे। कैसे और कौन सी फीलिंग के बारे में बात करेंगे? हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म केम इन यूरोप। तो नेशन स्टेट्स से आगे बढ़ते हुए अब हम कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। ये कब हुआ था? 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सब बच्चे याद करें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। उस समय फ्रांस क्या हुआ करता था? एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट हुआ करता था। और उस समय उनका राजा कौन था? लुइस 16 था। अगर आपको 9th की बात याद हो तो उनके किंग को क्या नाम दिया गया था? लुइस 16। तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से वहाँ पर ज़बरदस्त चेंजेस आए और जो पावर सोवेनिटी यानी मोनार्की के पास थी वो किसके पास चली गई? इन द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। इस रिवॉल्यूशन ने फ्रांस में घोषणा करा दी। क्या प्रोक्लेमेशन दिया कि आज से लोग क्या बनाएंगे? दे विल शेप द डेस्टिनी ऑफ दिस नेशन। मीन्स लोगों को सुप्रीम माना गया। दैट इज द आइडिया बिहाइंड डेमोक्रेसी। चैप्टर का फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो रियली इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ध्यान से समझना। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि लोगों के अंदर क्या प्रोड्यूस हो सके? कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब हम सब एक जैसे हैं, जैसे वी ऑल आर द इंडियंस। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलराइज किया, ला पार्ट्री एंड ली सियोन। ला पार्ट्री शोज दैट योर फादरलैंड इज द सेम, जैसे हमारे यहाँ मदरलैंड का कॉन्सेप्ट चलता है। And Lycion shows that you are the citizens of the same country and you should enjoy equal rights under a constitution. First step. Second step, उन्होंने अपने तिरंगे झंडे को चेंज कर दिया। पुराने वाला रॉयल स्टैंडर्ड था, उसकी जगह वो कौन सा फ्लैग लेकर आए? ट्राई कलर, विच अगेन
इज द सिंबल ऑफ लिबरलिज्म। जो स्टेट जनरल्स की असेंबली थी, जिनको किसने बनाया था? एक्टिव सिटीजन्स ने। उसको क्या नाम दे दिया गया? इट वॉज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। ये आपका कौन सा स्टेप हुआ? थर्ड। फोर्थ, लोगों ने देशभक्ति से रिलेटेड गीत गाए, कस्में खाई गई और मार्टियर्स में शहीदों को याद किया गया ऑन द नेम ऑफ द नेशन। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, इसने सभी के लिए क्या बना दिए? यूनिफॉर्म लॉज बना दिए विद इन द टेरिटरी, ताकि सबको लगे वो एक जैसे हैं। सिक्स्थ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मीन्स जब सामान इधर से उधर जाता है, या एक टेरिटरी से, मान लो यूपी से बिहार जा रही है कोई भी गुड्स, तो उन पे जो ड्यूटीज लगती हैं वो कस्टम ड्यूटीज कहलाती हैं। उनको एबॉलिश कर दिया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम कौन सा लाए? वेट्स और मेजर्स का। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। अगर कोई 1 किलो में 400 ग्राम तोल रहा है तो सब 400 ग्राम तोलेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म। स्टैंडर्डाइज्ड 1 किलो में 1000 ग्राम। उन्होंने लोगों से कहा कि आप रीजनल डायलेक्ट्स का यूज़ मत करें, अलग अलग भाषाएं, बोलियां मत बोलें। और सभी को कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए क्या कहा गया? फ्रेंच यूज़ करने के लिए कहा गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 7th पॉइंट हो जाएगा। तो इनमें से आप 7 में से कोई भी 5 पॉइंट याद कर सकते हैं। वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, चला सकते हैं, तो आपके हाथ में है। जितनी भी बार चाहें तो आप इन पॉइंट्स को क्लियर करें। अब जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर किया? कि ये मिशन है फ्रांस का कि वो क्या करेंगे? पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म मींस तानाशाही से छुटकारा दिलाएंगे। जैसे डेस्पोटिक मोनार्क सुने हो आपने, तानाशाही से छुटकारा दिलाएंगे। और लोगों को किस चीज़ में बनने में मदद करेंगे? नेशंस की फॉर्म में। और जब ये खबर चारों तरफ फैली फ्रांस है, तो यूरोप में पूरे में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। स्टूडेंट्स ने, मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास ने कौन से क्लब्स बनाने शुरू कर दिए? जैकोबियन क्लब। अगर आपको 9th क्लास का याद हो, इनका नाम कहाँ से आया था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस से आया था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इनके एक इंस्पायरिंग लीडर थे। और इनकी एक्टिविटीज़ ने किसके लिए रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया? फ्रेंच आर्मीज के लिए। और आर्मीज कहाँ कहाँ पर मूव करने लगी? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली। और ये आर्मीज आगे बढ़ रही थी, अपने साथ कौन सा मैसेज लेकर आगे बढ़ रही थी? दे वर डेफिनेटली कैरिंग द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म। चैप्टर का नाम नेशनलिज्म यूरोप है। नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग वन नेशन। जब हमको लगने लगे हम एक देश के हैं, हम एक जैसे हैं, दैट इज नेशनलिज्म। चैप्टर में हम थोड़ी सी आगे निकल जाएंगे। अब हम नेपोलियन पे पहुंच जाएंगे अगले पार्ट में। अब नेपोलियन ने किसको डिस्ट्रॉय किया? फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लाइन सब बच्चे याद रखेंगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड विच आई से इज इम्पॉर्टेंट, इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने ज़बरदस्त चेंजेस किए। पूरे सिस्टम को उसने क्या बना दिया? रैशनल मीन्स साइंटिफिक, एफिशिएंट मीन्स सक्षम बनाया। सबसे इस जो चेंज नेपोलियन ने किए, इन चेंजेस को एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है। उसको 2 नामों से हम पुकारते हैं, या तो हम उसे सिविल कोड बोल सकते हैं, या फिर हम उस कोड को क्या बोल सकते हैं? दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज द नेपोलियनिक कोड। दोनों नाम आप याद कीजिएगा, सिविल कोड और दैट पर्टिकुलर कोड इज द नेपोलियनिक कोड। सबसे पहले उसने सारी प्रिविलेजेस खत्म कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। जैसे आपको याद हो, फ्रांस में फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या मिलती थी? प्रिविलेजेस। ऑल दोस प्रिविलेजेस वर रिमूव्ड। सेकंड पॉइंट, ये आपके नोट्स में बन जाएंगे अगर आप चाहेंगे, जब मैं पॉइंट्स लिखता हूँ। कानून के सामने सभी को उसने क्या माना? एवरीबडी शुड बी इक्वल। ही इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। एनी कानून सबके लिए सेम है। थर्ड, he got the right to property to the people. He also gave right to property. All the property belonged to the state or the king, but now people also get the power to buy that particular property. इस कोड को उसने अलग अलग रीजन्स में एक्सपोर्ट किया जो फ्रांस के कंट्रोल में थी। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। ये चीज़ें बेटे 1 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं फाइनल प्रिपरेशन में।
फोर्थ, उसने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। ओवरऑल जहाँ तक कहा जाता है उसने पूरे के पूरे फ्रांस के कितने टुकड़े कर दिए थे, उसने 39 टुकड़े किए फॉर इजी डिविजन्स। फिफ्थ पॉइंट, उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्यूडल लॉर्ड्स किसको बोला जाता है, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उस सिस्टम को ख़त्म किया। सिक्स्थ, उसने पीजेंट्स को फ्री किया सर्वडम से और मैनोरियल ड्यूज माफ़ कराए। सर्वडम याद रखेंगे, ज़मीन के साथ बिकने वाले गुलामों को सर्व्स बोला जाता है। दो तरह के गुलाम होते थे, एक फ्रीनेंस और एक सर्व्स। जो ज़मीन के साथ बिकते थे देवर द सर्व्स। उस चीज़ से आज़ादी दिलाई। मैनर, इनके बड़े बड़े घर होते थे, लोग उनसे क्या ले लेते थे, पैसा, वो ड्यूज थे वो माफ़ कराए। 6 नंबर पर 7 सॉरी, उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव करवा दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मर्चेंट्स होती है दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिजनेस। जैसे कपड़ा मार्केट है, उसकी अपनी एक गिल्ड होगी, वो ताकि नए लोगों की एंट्री ना और कंपटीशन ना हो, उसने वो भी ख़त्म करा दिया। 8 नंबर पर उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हद से ज़्यादा क्या करा दिया, इम्प्रूव करा दिया। इन सभी चेंजेस के बाद लोगों को बहुत ही अच्छे किसके चेंजेस लगे, डेफिनेटली नेपोलियन के। सभी लोग खुश थे, पीजेंट्स, आर्टिजन, वर्कर्स एंड द बिजनेसमैन। अगर आप एक बार सब पॉइंट्स को देखेंगे भी, दे आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। सभी को ये क्या लग रही थी, ये आज़ादी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, चाहे कोई भी था वो XYZ, सभी उस आज़ादी को क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। चाहे वो बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें लगा अगर यूनिफॉर्म लॉज होंगे, स्टैंडर्डाइज रेट्स होंगे, एक करेंसी होगी, कितना आसान हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। लेकिन एक लाइन आती है आपके बोर्ड में, जिन एरियाज को नेपोलियन जीत रहा था वहाँ के लोगों के रिएक्शन क्या थे, मिक्स्ड। क्योंकि हर एक इंसान अच्छा नहीं हो सकता, उसके अंदर अच्छाई भी होंगी बुराई भी। इनिशियली तो नेपोलियन को वेलकम किया गया, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारी जगह पर, ब्रसेल्स, मेंच, मिलान, वार्सा। फ्रेंच आर्मीज को किसकी फॉर्म में देखा गया, एज द फरिश्ते और द हार्बिंजर्स ऑफ द लिबर्टी। लेकिन जब उन्हें नेपोलियन की बुराइयां पता लगी तो लोगों का जो इनिशियल एंथुजियाज्म मींस जोश था वो थोड़ा सा कम होने लगा, क्योंकि नेपोलियन क्या कर रहा था, लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम्स को छीन रहा था। उसने टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और कोई भी सरकार टैक्स बढ़ाती है तो लोग प्रोटेस्ट जरूर करते हैं। सेंसरशिप चलाई उसने। सेंसरशिप मीन्स किस चीज़ की फ्रीडम को छीन लिया उसने, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज टेकन अवे। अब कोई भी फ्रीली कुछ पब्लिश नहीं कर सकता था। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन कैरी किया गया। पीपल वर फोर्सिबली मेड द सोल्जर्स। लोगों को ज़बरदस्ती उसने क्या बना दिया, सोल्जर्स बना दिया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा डिसएडवांटेजेस वर मोर देन द एडवांटेजेस। तो नेपोलियन हारा। कौन सी बैटल में आ रहा था वो, बैटल ऑफ लेप्जिग। लेकिन जो फाइनल बैटल थी जिसमें नेपोलियन हार गया था, दैट वाज द बैटल ऑफ वाटरलू, एंड दिस पर्टिकुलर बैटल टुक प्लेस इन 1815। अगर इस पेंटिंग को भी देखेंगे तो इस पेंटिंग में नेपोलियन कहीं जा रहे हैं, और ये जो पीछे लेटर्स गिर रहे हैं, दे ऑल आर द टेरिटरीज दैट वर लॉस्ट बाय नेपोलियन। पेंटिंग्स और सोर्सेज हम लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे।